गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का बायोमॉलिक्यूल टॉपिक। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है और टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, है ना। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसे आप थ्योरेटिकल जो क्लास 11th में जो क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी साथ में आपके जो नीट के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड या फिर कीटोन, है ना। तो इससे आपको देखो दो चीज़ें क्लियर हो गई। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होगा इसमें कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप होंगे। आइदर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO या फिर क्या होगा कीटोन होगा C डबल बॉन्ड O, ऐसा है ना। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप इसको एल्डोज शुगर बोल सकते हैं, और कीटोन ग्रुप है तो आप इसको बोल सकते हैं कीटोज शुगर, है ना। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो डेफिनेशन है इसका, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पे, अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ, है ना, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसा यूनिट प्रोवाइड करे जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे कार्बोहाइड्रेट। इन्हें सैकेराइड भी कहा जाता है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको, है ना, आपने सुना होगा मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। दो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या क्या है, एक तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल, है ना। ये आप देख लीजिए हाइड्रोक्सिल हो गया, और दूसरा जो है थोड़ा सा हैंड राइटिंग इधर उधर है बट आप आवाज सुन के समझ लीजिएगा, आप नोट्स भी साथ में बनाएंगे। और दूसरा जो होता है कार्बोनिल, है ना। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, कार्बोनिल, है ना। कार्बोनिल में ये दोनों आ जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाता है या फिर जो कीटोन है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन, तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, एक हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी और दूसरा क्या होता है कार्बोनिल, ठीक है। अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो इसमें मोस्टली जो होता है इनका जो टेस्ट होता है मीठा होता है, स्वीट होता है, इसलिए हम लोग प्यार से इनको शुगर भी कहते हैं, है ना, शुगर भी कहे जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। और आगे अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट को, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया और दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स, है ना। तो सिंपल में जो हमारे पास आता है दो है, एक मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, और दूसरा जो होता है वो ऑलिगोसैकेराइड है। ऑलिगोसैकेराइड में 2 to 9 मोनोसैकेराइड रहेंगे, है ना। मैं इसको थोड़ा सा इधर से लिख दे रहा हूँ। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये दो टाइप में आता है, एक सिंपल है ना। इसमें सिंपल में आ जाते हैं आपके मोनोसैकेराइड, और दूसरा आ जाता है आपका ऑलिगोसैकेराइड, है ना। ऑलिगोसैकेराइड में 2 to 9 मोनोसैकेराइड रहता है। अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स जो शुगर होते हैं इसमें आ जाते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड, है ना। पॉलीसैकेराइड का जो फॉर्मेशन है ये मोनोसैकेराइड के पॉलीमराइजेशन से होता है, पॉलीमर भी कहते हैं हम इसको, आगे थोड़ा सा और डिस्कशन लेंगे डिटेल पे इसमें। तो सिंपली यू कैन से कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। सिंपल में हमारे पास मोनोसैकेराइड आ जाता है, ऑलिगोसैकेराइड आ जाता है। ऑलिगोसैकेराइड का जो फॉर्मेशन है 2 to 9 मोनोसैकेराइड से होता है और जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पॉलीसैकेराइड है। इसमें, है ना, बहुत सारे मोनोसैकेराइड का कंडेंसेशन होता है तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। आप इसको कंडेंसेशन या पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग सिंपल शुगर में से सबसे पहले मोनोसैकेराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक आ गया है, हमारे पास आ गया सिंपल शुगर, है ना। इसमें हम लोग लेके चलते हैं किसको, मोनोसैकेराइड को, है ना, मोनोसैकेराइड। और एक चीज आपको ध्यान है, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। मतलब अगर आप, है ना, इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, मतलब ये देखो कि इसका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, ये खुद यूनिट है ना। हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता मोनोसैकेराइड का, आपको ध्यान रखना है, ये खुद यूनिट है। मैं इसको सिंपल अगर इसका एक फॉर्मूला बनाऊं ना तो ये होता है CnH2nOn, है ना। इस तरीके का इसका एक बेसिक फार्मूला बनता है मोनोसैकेराइड का।
जहाँ पे कार्बन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, 3 या 3 से बड़ा होगा, है ना, कार्बन की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे जो मोनोसेकेराइड के नाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा और ट्रायोस शुगर सुना होगा, है ना, पेंटोस शुगर सुना होगा, हेक्सोस शुगर सुना होगा, इस तरीके का होता है। ठीक है, माइक हमारा काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ना हम लोग इसमें ले लेते हैं ट्रायोस शुगर, है ना, क्या ले लेते हैं, ट्रायोस शुगर। तो ट्रायोस शुगर एज द नेम सजेस्ट, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी, और हमारा जो फार्मूला बनेगा C3H6O3, ये हमारा बेसिक फार्मूला बन जाएगा ट्रायोस शुगर के लिए। इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस करके एक टॉपिक है, तो ग्लाइकोलिसिस में आपको देखेंगे तो बीच में इंटरमीडिएट जो बनता है ना, वो ये उसका एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, है ना, देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, है ना, एल्डोस शुगर हो गई ये, और दूसरा बनता है हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कैसे भी करके आप इसको याद रखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा हो गया ट्रायोस शुगर, है ना, टेट्रोस शुगर भी होता है, 4 कार्बन शुगर भी होता है, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, जहां पे एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब सीधे हम लोग आ जाते हैं पेंटोज शुगर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटोज शुगर, है ना। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक होता है, फार्मूला तो आप बना लेंगे, सी की कार्बन की जो वैल्यू है वो 5 है, तो C5H10O5, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, इस फार्मूले का भी एक्सेप्शन मिलेगा भी आपको, बट बेसिकली ये फार्मूला रहेगा। अब पेंटोज शुगर में ना 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक हमारे पास है राइबोस शुगर जो प्रेजेंट होता है आरएनए में, ये भी आपको याद रखना है, और दूसरा क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, यही एक्सेप्शन है ना, ये हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए में, है ना। राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में, ये पूछा भी जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं आप लोगों को आरएनए डीएनए पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोसाइड पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगा, बॉन्ड फॉर्मेशन बताऊंगा, तो इनका दोनों का स्ट्रक्चर ना बार बार काम आएगा। तो बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, वैसे भी बायोलॉजी एक सिंपल सा सब्जेक्ट है। तो क्या करो, पहले हम लोग राइबोज बना लेते हैं। तो करना क्या है आपको ना, ऐसे पेंटागोनल टाइप का आप ऐसे बना लो, है ना, ऐसा, ठीक है। और इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे काफ़ी सारा वो हो गया, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये पूरा बिल्कुल टच हो रहा है तो मिट जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से, आपको पेंटागोनल बनाना है, ऐसा ऐसे बना लो आप, ठीक है। इसमें क्या करो, सभी कॉर्नर जितने भी दिखा रहे हैं ना, यहाँ ऊपर में सबसे पहले ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा और यहाँ कार्बन होगा, टोटल हमारे पास 4 ही कार्बन हुए, एक और करना है तो एक कार्बन आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि ये क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी बोलने का मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको रखने हैं, यहाँ पे आप OH ग्रुप रख दीजिए, यहाँ पे आप OH रख दीजिए, यहाँ आप OH रख दीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है आपको इसमें कार्बन की काउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आपको नहीं रखना है, अब सीधे ऊपर में रखो, है ना। तो ये अपना 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है सॉरी, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4, है ना, 4 वैलेंसी होती है ना, 4 वैलेंसी होती है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसमें जितने भी जगह वैलेंसी मुझे कम लग रहा है वहां पे मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन डाल दूंगा। चलो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका है, राइबोज शुगर का, है ना, ये ध्यान रखना है, ये किसका है, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इसमें पहले तो नंबरिंग आपको भी बता देता हूँ, नंबरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन की, है ना। तो ऑलवेज आपको इसी तरीके से करना होगा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, अभी आपको लग रहा होगा, इसका इंपॉर्टेंस जो होता है जब हम लोग न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, देन आफ्टर जब डीएनए आरएनए बनाने के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो उस समय ये कार्बन की नंबरिंग इंपॉर्टेंट होती है ना। तो फिलहाल आपको 1 2 3 4 करना है ऐसा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो राइबोज शुगर है, इससे ही मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर का भी फॉर्मेशन करने वाला हूँ। कैसे, तो जो सेकेंड कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सेकेंड कार्बन, वहां से आप हाइड्रोजन को हटा, सॉरी ऑक्सीजन को क्या कर दो, हटा दो। अब ऑक्सीजन को जो हटा दोगे तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसको आप 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज शुगर भी बोल सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, डीएनए में। तो एक चीज आपको ये भी देखने को मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट को हम जेनेटिक्स से भी रिलेटेड करेंगे जब हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों जो डीएनए होता है आरएनए के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है,
क्योंकि डीएनए में देखोगे तो आप एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कम होता है सेकेंड कार्बन पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम होने से, क्योंकि एक रिएक्टिव ग्रुप है, रिएक्टिव ग्रुप कम होगा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। सिंपल सिंपल इस तरीके से बनाइएगा। तो पेंटोज शुगर में दो एग्जांपल राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है, हेक्सोज शुगर, है ना। हेक्सोज शुगर नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें कार्बन कितने होंगे, इसको 6 कार्बन शुगर भी बोला जाता है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। तो फार्मूला कितना आएगा आपके पास, C6H12O6, ये बेसिक फार्मूला होगा सभी हेक्सोज शुगर का, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला आएगा हमारे पास, इसका एक्सेप्शन तो नहीं है फिलहाल। 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इसमें, है ना। एक है ग्लूकोज, काफी फेमस है, ठीक है, ब्लड शुगर भी इसको बोला जाता है। दूसरा है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना, या है ना। और थर्ड है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, गैलेक्टोज। और चौथा एग्जाम्पल है मैनोज, है ना। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास मैनोज। ये सभी जो हैं 6 कार्बन शुगर हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, फ्रक्टोज के सामने ना आप क्या करो, है ना, इसको मैं दूसरे कलर से भी सर्कल कर दे रहा हूं, आप केवल फ्रक्टोज को अंडरलाइन कर सकते हो। इसके सामने आप लिख लो कीटो एंड एल शुगर, है ना। ये दो चीज अभी फिलहाल आप लिख लो, कीटो शुगर। बाकी कीटो का कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना, एल्डोज शुगर, कीटो शुगर। और एल शुगर आप लिख लो, मैं आपको इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमारे पास ट्राइओस शुगर के एग्जाम्पल है, पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल है, और 6 कार्बन हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम लोग इसमें चले जाते हैं डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड जो होता है ये भी, है ना, इसमें नाम से पता चल रहा है कि बनता किससे है, कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड। तो किस तरीके से कंडेंसेशन आप करेंगे इसमें, कि जैसे C6H12O6 है, प्लस एक काम करो C6H12O6, है ना, ये लिख लो। तो अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, और बॉन्ड भी कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके बीच में प्रेजेंट होगा। तो ये बॉन्ड एक यहाँ पे बन जाएगा, एक H2O का मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा, है ना। तो आप टोटल करके जोड़ के यहाँ पे लिख दो। तो कार्बन तो हमारे पास 12 ही रहेंगे, हाइड्रोजन जो रहेगा 24, 24 की जगह क्या हो जाएगा 22, और ऑक्सीजन एक निकल गया H2O के साथ में, तो ये हमारे पास हो जाएगा O11। तो ये जो आ रहा है मेरे पास, ये फार्मूला किसका आ रहा है, डाई सेकेराइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो 2 मोनोसेकेराइड के कंडेंसेशन से डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, डाइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास है सुक्रोज, है ना। तो ये जो सुक्रोज है ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, एक मोनोसेकेराइड इसमें ग्लूकोज है, दूसरा क्या है फ्रक्टोज है। बायोमोलिकुल में बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको याद रखना है, ठीक है। बार बार जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है माल्टोज, माल्टोज, है ना, ये माल्टोज लिख लीजिए, ये बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसके 2 यूनिट हैं, एक ग्लूकोज दूसरा भी ग्लूकोज ही है। तीसरा है लैक्टोज, लैक्टोज डाइसेकेराइड का थर्ड जो एग्जांपल लैक्टोज है, और इसका फॉर्मेशन है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, सॉरी फ्रक्टोज नहीं होगा, है ना, इसको कट कर लीजिएगा, इसमें क्या कर लो गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल हमारे पास किसके हैं, डाइसेकेराइड के हैं। अब अगर हम लोग जाते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, तो इसमें आ जाता है हमारे पास पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीसेकेराइड। स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल पढ़ रहे थे, तो जो पॉलीसेकेराइड या जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, चाहे वो पॉलीपेप्टाइड हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो, या फिर पॉलीसेकेराइड हो, ये सभी के सभी जो पॉलीमर्स होते हैं ये कहाँ आ जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। याद करके बताओ कौन सा एसिड था भाई, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड। तो ये प्रेजेंट रहेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। आप इसको बोल सकते हैं कि ये होते क्या है, लॉन्ग चैन ऑफ शुगर। नोट्स भी आप साथ में बनाते चलेंगे, लॉन्ग चैन ऑफ शुगर प्रेजेंट कहाँ रहेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, यूजुअली 10,000 डाल्टन से ज्यादा रहता है इनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इनके जो मोनोमर हैं ये होते हैं भाई साहब मोनोसेकेराइड, है ना, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये होते हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके पॉलीमराइजेशन से ही, मोनोसेकेराइड के पॉलीमराइजेशन से ही क्या बन जाता है, पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसका, सेल्यूलोज का, है ना।
सेलुलोज जो है ये पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, है ना, किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो सेलुलोज है उसका यूनिट क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसमें पॉलीसेकेराइड में भी ना दो टाइप के हो सकते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड हो सकता है या फिर हेटेरोपॉलीसेकेराइड हो सकता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये हुआ कि अगर इसका जो यूनिट है, यूनिट जो है वो सेम रहेगा या फिर एक ही रहेगा, सिंगल होगा, एक ही टाइप का रहेगा, सिंगल टाइप का रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, होमोपॉलीसेकेराइड। और हेटेरो का आप समझ गए होंगे कि इनका जो यूनिट रहेगा एक से ज्यादा रहेगा, है ना, एक से ज्यादा यूनिट रहेगा, अलग अलग टाइप के रहेंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड में एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं, एक तो हमारा सेलुलोज आ गया, है ना, सेलुलोज हो गया, फिर दूसरा हो गया स्टार्च हो गया, फिर तीसरा हो गया ग्लाइकोजन। ये सब के सब किसके एग्जांपल हैं, होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं। क्यों है ये होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल, क्योंकि इन सब का यूनिट जो होता है ये होता है ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से ही सेलुलोज बनता है, ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बनता है, ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से ही ग्लाइकोजन बनता है। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो होता है ना बॉन्ड फॉर्मेशन और उनके अरेंजमेंट में, उनके स्ट्रक्चर में होता है। सेलुलोज का, स्टार्च का और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है ये स्लाइटली डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। हालांकि इन सबका जो यूनिट है वो क्या है, ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट जो है, थोड़े थोड़े पॉइंट दिए हैं रिगार्डिंग, है ना, पॉलीसेकेराइड। जैसे स्टार्च है, ये इसको बोला गया है कि सेलुलोज का ही वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ सेल्यूलोज, है ना, सेलुलोज का ही वेरिएंट है। और ये प्लांट में ना, प्लांट का क्या होता है, मेनली स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड। प्लांट में स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। प्लांट टिश्यू में मेन जो स्टोर फूड है वो क्या है, स्टार्च है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज, है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्च के रिगार्डिंग कि स्टार्च का जो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं, तो ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें बीच बीच में ना ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है। जो स्टार्च है हमारा, ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर के बीच में आयोडीन को होल्ड कर सकता है। इसलिए स्टार्च जो है आयोडीन के साथ ना ब्लू कलर देता है। कौन सा, ये स्टार्च जो है आयोडीन के साथ क्या देगा, ये ब्लू कलर देगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये सेम काम सेलुलोज नहीं कर सकता। सेलुलोज जो है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, इसलिए सेलुलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेलुलोज जो है आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, जैसा स्टार्च कर सकता है अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में। तो आयोडीन के साथ कलर कौन देगा, स्टार्च देगा। सेलुलोज जो है कोई कलर नहीं देगा। सेलुलोज आपको पता होगा, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ है, सबसे नंबर 1 पे। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा हूं, आप प्रोटीन से कंफ्यूज मत होइएगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एंड एंजाइम रूबिस्को ही है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज है। आप अगर आप देखोगे तो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट के सेल वॉल में आपको सेलुलोज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो पेपर है ना, जिस पेपर पे भी आप लिख रहे हो, या फिर जो कॉटन फाइबर वगैरह होते हैं, ये सब में भी क्या होता है, सेलुलोज ही होता है। तो इसलिए आप देखोगे तो मोस्ट अबंडेंट कंसीडर किया जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है अबाउट ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन। तो जैसे प्लांट में जो स्टोर फूड है मेनली स्टार्च के फॉर्म में रहता है, वैसे एनिमल में जो स्टोर फूड है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको, है ना। एक तो इसको बोला जाता है एनिमल स्टार्च, है ना। एनिमल में जो स्टोर फूड है वो किस फॉर्म में रहेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हमारे बॉडी में, मसल्स में, हमारे बॉडी में, लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है स्टोर फूड के फॉर्म में, है ना। एक्सेस जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो इस तरीके से स्टोर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है एमाइलोपैक्टिन से मैच करता है, एमाइलोपैक्टिन के सिमिलर होता है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, इसलिए इसको ना एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, ठीक है। अब इसमें जो पॉलीसेकेराइड है ना, इसको मैं आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना, आगे। तो जो पॉलीसेकेराइड चेन है, इसमें जो राइट एंड होगा, है ना, राइट एंड सपोज ये है, तो इसको हम लोग लेते हैं, राइट जो एंड होता है इसको रिड्यूसिंग लेते हैं। मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ क्यों। और जो लेफ्ट एंड जो होता है इसको क्या लेते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, राइट एंड जो होगा वो रिड्यूसिंग एंड होगा और लेफ्ट एंड जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इससे पहले मैं आपको एक और दिया है पॉलीसेकेराइड सेलुलोज का, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है, पहले अच्छा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि
जो हमारे पास कोई भी अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है और इसमें अगर फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा, है ना, जिसका खुद का क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके, खुद का क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, जिस ग्रुप का खुद का ऑक्सीडेशन हो सके, ये क्या करता है, फेहलिंग, फेहलिंग या फिर बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के, है ना, आपको घर से लेके नहीं जाना है, लेबोरेटरी में अवेलेबल रहता है ये। तो फेलिंग या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के क्यूप्रिक आयन को, है ना, जो हमारा क्यूप्रिक आयन है, इसको किस में रिड्यूस कर सके, क्यूप्रस में। अगर ये ऐसा करता है, ये हमारा क्या है, क्यूप्रिक है और ये क्या है, क्यूप्रस है ना, तो अगर ये ऐसा करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, है ना, रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसा नहीं करता है तो क्या बोला जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग, है ना। तो रिड्यूसिंग होने का रीजन क्या है, इफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अवेलेबल, है ना, अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट में फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा तो किस कैटेगरी में आएगा, रिड्यूसिंग शुगर। क्यों होगा रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस में रिड्यूस कर सकता है। और अगर ये रिड्यूस नहीं कर पाता तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। रिडक्शन तो देख रहे हो ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या है, रिडक्शन है। इसका रिडक्शन हो रहा है तो इनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो एक और पॉलीसेकेराइड है इनुलिन, है ना, मैं इंसुलिन नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इनुलिन। इसको अब देखेंगे तो ये पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का, है ना, किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है ना। ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं इसको। इनुलिन की मैं बात कर रहा हूँ। डहलिया प्लांट जानते होंगे, है ना, डहलिया प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है डहलिया में, है ना, तो डहलिया स्टार्च भी बोला जाता है इसको, है ना। अब इनुलिन का नाम मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी में नहीं होता, इनुलिन का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप कंज्यूम भी कर लोगे, खा भी लोगे तो अनडाइजेस्टेड वो बाहर चला जाएगा, या फिर अगर मैं किसी तरीके से इंट्रावेनस इंजेक्ट भी कर दूं तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो इसलिए इनुलिन को यूज किया जाता है ना, रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए, आरएफटी, या फिर आप इसको किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हो, है ना, मेनली रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। मेजर करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये अपने को ध्यान रखना है, जीएफआर मेजर करने के लिए किया जाता है। वैसे आपको बता दूं, नॉर्मल जो जीएफआर है हमारे पास, नॉर्मल जो जीएफआर होता है वो 125 ml पर मिनट का होता है। इसके बारे में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो इनुलिन का यूज, है ना, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड होता है, डहलिया स्टार्च बोलते हैं, डहलिया के ट्यूबर में ये प्रेजेंट रहता है। मेटाबॉलिज्म इसका हमारे बॉडी में होता नहीं है, इसलिए इसको यूज किया जाता है जीएफआर टेस्ट करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कुछ और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी होते हैं जिसमें, है ना, एक से ज्यादा, ठीक है, टाइप्स के मोनोसेकेराइड हो सकते हैं या डेराइव्ड मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। जैसे कि इसमें अमाइनो शुगर हो सकता है, अमाइनो शुगर, है ना, ये शुगर का डेरिवेटिव हुई है, ठीक है, अमाइनो शुगर हो सकता है या मॉडिफाइड शुगर हो सकता है, मॉडिफाइड क्या रहेगा, शुगर रहेगा। मॉडिफाइड शुगर में जैसे एक एग्जांपल है ग्लूकोजामीन का, ग्लूकोजामीन, है ना, इसमें ग्लूकोज के साथ अमीन होगा तो ग्लूकोजामीन हो गया है। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, ये मॉडिफाइड शुगर है। तो ये सब प्रेजेंट रहेगा तो हमारा जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल है काइटिन। क्या है, काइटिन आपने पढ़ा होगा दो जगह, एक तो फंगस के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, फंगस के सेल वॉल में होता है काइटिन, कई बार नीट के एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में होता है, एक्सोस्केलेटन, है ना, ये दो जगह आपको याद रखना है। काइटिन के लिए एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगस के सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा। ये नाग का होमोपॉलीमर है, NAG, नाग का क्या है ये, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। लेकिन काइटिन को ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह भी प्रेजेंट रहता है। नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, है ना, इसका क्या है ये, होमोपॉलीमर है। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इसमें।
एक टॉपिक और इसमें बच जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बता दिया मैंने आपको, एल्डोस शुगर और कीटोस शुगर बता दिया मैंने। कीटोस शुगर का जो एग्जांपल है ये फ्रक्टोज है। अब इसमें एल और डी शुगर का कॉन्सेप्ट देख लो, है ना, एल शुगर और डी शुगर कैसे लिखते हैं। तो एक्चुअल में ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। जैसे मान लो ये पोलराइज लाइट है, ये मैंने क्या बोला, पोलराइज लाइट है, और मैंने इसमें कोई अनोन कंपाउंड लिख रखा हुआ है ये टेस्ट ट्यूब में। मुझे नहीं पता कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है ना, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। तो ये मैंने क्या ले लिया, पोलराइज्ड लाइट ले लिया, है ना, सिंपल वे में समझो आप इसको, पोलराइज्ड लाइट ले लिया। अब अगर पोलराइज्ड लाइट स्ट्रेट पास हो जाता है, दैट मीन्स कि इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। अगर ये पोलराइज्ड लाइट सीधा चला जाता है, न्यूट्रल बोल सकते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर इसमें कोई कायरल कार्बन है ना, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो हो सकता है ये पोलराइज्ड लाइट को राइट टर्न कर दे, या हो सकता है ये पोलराइज लाइट को लेफ्ट टर्न कर दे, है ना, लेफ्ट कर दे। अगर राइट टर्न करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर शुगर है तो डी शुगर इसको बोला जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट टर्न करेगा तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी, या फिर इसको हम बोलेंगे एल शुगर। अब आप एग्जाम्पल पे चले जाओ, एल शुगर का एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट, फ्रक्टोज, है ना। इसके अलावा जो मैंने आपको ग्लूकोज बताया, ग्लूकोज आप जैसे मार्केट में लेने जाते हो तो ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज डी, डी ग्लूकोज के नाम से मिलता है ना। कभी आपने एल ग्लूकोज के नाम से मार्केट में शुगर देखा है, मतलब ग्लूकोज देखा है क्या। तो वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मेंशन किया गया था, 4 एग्जाम्पल मैंने आपको हेक्सो शुगर में बताए थे, दैट इज व्हाट, यस। तो मेरे ख्याल से है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी क्लियर हो गया। अगर पोलराइज लाइट को राइट टर्न करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेफ्ट टर्न करेगा तो लीवो रोटेटरी है, और कहीं भी टर्न नहीं करेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फ्रक्टोज जो होता है ये कीटोज शुगर है, बाकी सारे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये एल्डोज शुगर है। फ्रक्टोज जो होता है ये एल शुगर है, लीवो रोटेटरी है, लीवुलोज भी बोला जाता है इसको। लेकिन बाकी जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये सब सब किसके एग्जाम्पल है, डी शुगर के एग्जाम्पल हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 अलग कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, है ना, एल शुगर, डी शुगर का कॉन्सेप्ट, एल्डोज कीटोज का कॉन्सेप्ट, और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोमॉलिक्यूल के और टॉपिक के साथ।